हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आपकी प्रीलिम्स की एग्जाम 16 जून 2024 को शेड्यूल्ड है। हमने सोचा क्यों ना आपके साथ में कुछ लास्ट मिनट टिप्स को डिस्कस किया जाए, ताकि अभी तक आपने जितना भी एफर्ट पुट इन किया है, जितना भी हार्डवर्क पुट इन किया है, आपको उसका बेहतरीन रिजल्ट मिले। ये सेशन पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स अपना फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं और जो काफ़ी एंशियस फील कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अदरवाइज ऑल्सो दिस सेशन विल बी क्वाइट बेनिफिशियल। आई विल बी टेकिंग जस्ट 15-20 मिनट्स ऑफ योर्स एंड यू विल सी द रिजल्ट। लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज अबाउट मी। आई एम सोनप्रिया एंड 2015 से 2021 के बीच में मैंने 6 अटेम्प्ट्स दिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज के। एंड ऑन एन एवरेज अगर मैं अपने प्रीलिम्स स्कोर की बात करूं जीएस पेपर 1 के अंदर, तो इट वाज 110 प्लस। और ऑब्वियसली सीसेट के अंदर भी एक डिसेंट स्कोर रहा, जिसके वजह से मैंने 6 मेंस के एग्जाम लिखी है। ये केवल क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए है, क्योंकि मेरी टीम ने कहा कि मैम आपका एक अच्छा खासा प्रीलिम्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्यों ना कुछ टिप्स हमारे स्टूडेंट्स के साथ में शेयर की जाए, हो सकता है वो उनके लिए भी बेनिफिशियल प्रूव हो। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल वॉट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस एग्जाम प्रोसेस। हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम 3 बातें करेंगे यहाँ पे। एक, आप में से कई सारे लोग अब फील कर रहे होंगे कि यार 2 दिन बचे हैं, क्या रिवाइज कर लें। तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि आप क्या रिवाइज कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, बहुत ही लिमिटेड सेंस के अंदर, जो हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करेगा। द सेकेंड थिंग इज डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और एग्जाम हॉल में किन चीज़ों को लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जा सकते, इसको लेकर के भी स्टूडेंट्स में काफ़ी कंसर्न रहता है, स्पेशली जो अपना फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे होते हैं। तो हम इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। एंड फिर होता है एग्जाम डे को कैसे मैनेज करें, पेपर जो है उसको किस तरीके से एक स्मार्ट मैनर के अंदर हम अटेम्प्ट करें, ताकि जितना भी हमने एफर्ट लगाया है उसका हमको 100% रिजल्ट मिले। ओके, सो आई विल बी डिस्कसिंग दीज 3 थिंग्स विद यू। स्टार्टिंग विथ व्हाट टू रिवाइज नाउ। अब एक होता है कि रिवाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। एंड इन जनरल अगर आप बात करेंगे, जितने भी आपके टॉपर्स रहे हैं या जितने भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, हमें इस टाइम पे खाली तो नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हम खाली बैठेंगे विल ओवर थिंक। सो वी शुड क्विकली रिवाइज सम ऑफ द टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। एंड प्रोबेबिलिटी होती है कि इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए। सो लेट्स सी सब्जेक्ट वाइज व्हाट ऑल यू नीड टू रिवाइज। अगर मैं आपकी पॉलिटी की बात करूं, तो आप में से मोस्टली लोग जो हैं वो लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी की। तो लक्ष्मीकांत के जो इनिशियल चैप्टर्स हैं, इनिशियल 11-13 चैप्टर्स हैं, और इन चैप्टर्स के अंदर बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, एंड आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल में जो की वर्ड्स हैं उनके डेफिनेशन, ये सब आपको मिलेगी। सेंटर स्टेट रिलेशंस आपको मिलेंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्राई टू कवर द इनिशियल 11-13 चैप्टर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। आपने पहले से पढ़ा हुआ है, रिवाइज करने में इट वोंट टेक मोर देन 1.5 आवर। इसके अलावा आप क्या करेंगे, लक्ष्मीकांत के पीछे जो अपेंडिक्स होता है उसके अंदर आप देखेंगे आपको यहाँ पर स्टेट, सेंटर एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो मिलेगी। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट स्टेट के डोमेन में फॉल करते हैं, कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में फॉल करते हैं, एंड कौन से कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। कई बार आपके जो क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए जाते हैं पॉलिटी में, वहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेगी। ठीक है, चलो पॉलिटी में इतना देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट की, स्लीपी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ। मैंने एनसीईआरटी के काफ़ी सारे लेक्चर्स लिए हैं आपके, आई थिंक 4 to 5 लेक्चर्स हैं, जहाँ पे हमने 6th, 7th, 8th एंड 12th के जो तीनों पार्ट्स हैं आपके हिस्ट्री के, उनको कवर किया है। आप चाहें तो उनको एक बार देख सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि आप एक काम कीजिए, स्पेक्ट्रम जो है, अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मैं क्या करती, स्पेक्ट्रम की आपकी जो इंडियन हिस्ट्री की किताब है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसके अंदर जो आपके लास्ट पेजेस हैं और उनके अंदर भी आपके जो गवर्नर जनरल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है,
यहाँ पर आपके जो पेजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट के टेबल्स बने हुए हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है इसका टेबल है। कांग्रेस के जो सेशंस हैं और उनका सिग्निफिकेंस, इसका टेबल है। और साथ ही साथ में स्लीपी के प्लेटफॉर्म पे आई हैव मेड सम शॉर्ट्स रिगार्डिंग कमिटीज एंड कमीशंस, 3 मिनट का है, आप वो देख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट एजुकेशन के फील्ड में ब्रिटिश पीरियड में जो डेवलपमेंट हुए, स्पेशली गांधी टेक ऑन एजुकेशन, रविंद्रनाथ टैगोर टेक ऑन एजुकेशन, ये आपके एनसीईआरटीज में भी है। तो स्पेशली आपको ये सारा पोर्शन जो है ये कवर कर लेना है। इसके अलावा टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो अगर आप चाहें तो जैसे मैंने कहा कि स्लीपी के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे एंशिएंट और मिडाइवल की टर्मिनोलॉजीज के लेक्चर हैं, आप उसे 1.5x 1.75x पे करके सुन सकते हैं एंड आपका वहां से एटलीस्ट जो एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजीज हैं वो कवर हो जाएंगे। ओके, जस्ट डू दैट। नाउ कमिंग टू द थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज ज्योग्राफी। अगर मैं आपकी जगह पे होती तो इस टाइम पे मैं ज्योग्राफी के अंदर केवल आपकी एनसीईआरटी के अंदर इंडियन ज्योग्राफी में जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसके अंदर आपका इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो चैप्टर है वो, और सेकेंडली आपका जो रिवर सिस्टम वाला चैप्टर है वो जरूर करके जाती, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। सो ट्राई टू एटलीस्ट कवर दीज 2 चैप्टर्स इन अ वेरी डिलीजेंट मैनर। बाकी यार देखो, इकोनॉमिक्स वगैरह हैं, उसमें क्या होता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है, बाकी करंट अफेयर्स रिलेटेड होता है। अब करंट अफेयर्स ना बहुत वास्ट है, एंड मोमेंट पे आके हम करंट अफेयर्स को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हो, अगर मान लो आपका पॉलिटी पे अच्छा कमांड है, आपका हिस्ट्री का ये जो पोर्शन मैंने बताया ये आपने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है रिसेंट डेज में, ज्योग्राफी के ये जो 2 चैप्टर्स हैं इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, है ना, तो अगर आपने ये सब कर लिया है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी आपके साइंटिफिक मिशंस न्यूज के अंदर रहे हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज न्यूज के अंदर रही है, यू कैन क्विकली गो थ्रू दोज, इतना मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। अदरवाइज दिस इज नॉट द टाइम टू रिवाइज द करंट अफेयर्स। बट एक काम कीजिएगा, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जैसे कि विजन का PT 365 जो आता है उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स का भी आता है, आप गवर्नमेंट स्कीम्स जरूर करके जाइएगा। वाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि सरकार को 10 साल पूरे हुए हैं और ये इलेक्शन ईयर था, तो मोस्टली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, है ना, वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो ट्राई टू रिवाइज द गवर्नमेंट स्कीम्स वेरी डिलीजेंटली। नेक्स्ट व्हाट, अगर किसी को लगता है कि मुझे जीएस पे इतना काम करने का जरूरत नहीं है, माई CSET इज वीक एंड आई वॉन्ट टू वर्क अपॉन दैट, वॉट यू कैन डू इन दीज 2 days, मैं बस इतना कहूंगी कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के 1-1.5 घंटा, 2 दिन है, आज 1.5 घंटा निकाला, कल 1.5 घंटा निकाला, आप प्रीवियस ईयर के जो कुछ पैसेजेस हैं, एटलीस्ट लास्ट 2-3 ईयर्स के इंग्लिश के पैसेजेस को सॉल्व कर लीजिए यूपीएससी की आंसर की से मिला करके। सेकेंडली जो CSET में आपके मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं आप उन्हें रिवाइज कर लीजिए, एंड अगर आपने कुछ चीट शीट्स बनाई हैं शॉर्टकट मेथड्स की टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ CSET, आप उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए और इनको अपने साथ में भी रख लीजिएगा। एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो ब्रेक होता है उसमें इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो दिस इज व्हाट यू कैन रिवाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ व्हाट टू रिवाइज, नाउ हमारा हो गया। द सेकेंड इज D-Day थिंग्स, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, क्या अंदर एग्जाम हॉल में लेके जाने दिया जाता है, इसको लेकर के आपकी काफी कंफ्यूजन होती है, स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर एंड यू आर अटेम्प्टिंग दिस एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम और द सेकेंड टाइम। सो मैं यहाँ पे आपको क्या सजेस्ट करूंगी, एक, अगर आपने अभी तक अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है तो आज ही प्रायोरिटी पे आप अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, एंड इफ पॉसिबल इट शुड बी अ कलर्ड प्रिंट आउट। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपको, द रीजन इज उसमें आपकी फोटो वगैरह सब बहुत क्लियर होती है, तो वहाँ एग्जाम हॉल में जाके एग्जामिनर 5 मिनट तक आपकी शक्ल नहीं मिलाएगा उससे फिर, है ना। सो ट्राई करो कि आप एक कलर्ड प्रिंट आउट जो है एडमिट कार्ड का वो ले लो, एंड इफ पॉसिबल टेक 2 प्रिंट आउट्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर एक गुम भी गया तो आपके पास में एक सेफ रहेगा। दूसरा, आप 2 फोटोग्राफ्स जो हैं वो अपने साथ कैरी करेंगे, और वो फोटोग्राफ सेम वही होनी चाहिए जो आपने अपने एडमिट कार्ड के अंदर लगाई है। तीसरा,
ओरिजिनल फोटो आईडी नंबर आपने जो प्रीलिम्स के फॉर्म में भरा था, आपको वो अपने साथ कैरी करना है। ये आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका बाकी जो भी ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड आपने प्रीलिम्स के फॉर्म में भरा है, आपको उसका ओरिजिनल लेके जाना है। फोटोकॉपी वोंट वर्क, ठीक है, तो ये प्रायोरिटी पे देख लीजिएगा। तीसरा, चलिए एडमिट कार्ड हो गया, फोटो हो गया, फोटो आईडी हो गया। नाउ व्हाट? ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज वेरी 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 नेसेसरी, क्योंकि OMR शीट के अंदर आप अपने आंसर्स को जब फिल करेंगे आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही करना है। तो एटलीस्ट टेक 2 बॉल पॉइंट पेन्स टू द एग्जाम हॉल। अब एक कंसर्न होता है कि घड़ी को लेकर के काफ़ी सारे जो आपके स्टेट पीसीएस होते हैं उसमें वॉचेस अलाउड नहीं होती हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो रेगुलर रिस्ट वॉच होती है वो पहने, कोई डिजिटल या स्मार्ट वॉच जो है वो नहीं पहने, क्योंकि उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहता है, एग्जामिनर आपको अलाउ नहीं करेंगे वो। तो आप रेगुलर जो रिस्ट वॉचेस होती हैं वो जरूर लेके जाइएगा, आपको उसके लिए कोई मना नहीं करता है। नेक्स्ट इज, ये सब जब हो गया तो फिर क्या करना है? एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम हॉल में जैसे कि आपका फर्स्ट पेपर 9:30 पे शुरू होगा और 11:30 तक चलता है, तो आपकी एंट्री जितने भी बजे शुरू हो रही है उसके कम से कम 20 मिनट्स पहले आप पहुंच जाइए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि क्या होता है हम सोच के चलते हैं कि अभी भाई एंट्री क्लोज होगी, इसके 20 मिनट पहले हम पहुंच जाएंगे। डोंट डू दैट, क्योंकि ट्रैफिक मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी इवेंचुअलिटी एंड make sure that you are reaching the exam center 20 minutes before the scheduled entry time. What else? वाटर बॉटल ले जा सकते हैं क्या यार? बहुत गर्मी का मौसम है, जून का महीना चल रहा है एंड स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आप देखोगे लू चलती होती है बहुत, इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड, राइट? सो डू कैरी योर ओन वाटर बॉटल। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स आर अलाउड। आप इसमें ग्लूकोज मिला के ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बट पानी अपने साथ में कैरी कीजिएगा। इनफैक्ट आई यूज टू कैरी चॉकलेट्स ऑल्सो, कभी कुछ दिक्कत नहीं हुई। बट अगर मान लीजिए आप ऐसा कुछ चॉकलेट या कुछ लेके जा रहे हैं एंड एग्जामिनर आपको कहता है कि इसको बाहर रख दीजिए, ये अलाउड नहीं है, तो आप उनसे बिल्कुल बहस नहीं करेंगे। वो दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे किसी को भी खराब नहीं करने देंगे। मेरी आपको यही सलाह है, जैसे एक होता है राइटिंग पैड को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं उनका कंसर्न होता है कि जो डेस्क मिलती है आपको वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह के अंदर कभी कभी काफ़ी टूटी हुई होती है और उनमें OMR शीट फिल करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो आप अपना राइटिंग पैड जो है वो लेकर के जाइए। बट अगर आपको इन्विजिलेटर एंड एग्जामिनेशन सेंटर पे जो इंचार्ज है वो कहते हैं कि नहीं राइटिंग पैड अलाउड नहीं है, आप उनसे बहस नहीं करेंगे। आप किसी भी चीज़ पे किसी से भी बहस नहीं करेंगे। वो दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटी सी बहस आपका पूरा दिन खराब कर सकती है। बट आप क्या करेंगे? आप 2 बॉल पॉइंट पेन, अपनी रिस्ट वॉच, वाटर बॉटल, राइटिंग पैड, ये सब आप लेकर जाएंगे। इनमें से कोई भी सामान अगर आपको बाहर रखने के लिए कहा जाता है, कीप दैट आउटसाइड। एक होता है बैग को सबमिट करने को लेकर के बच्चों का काफ़ी कंसर्न रहता है। तो क्या होता है जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं आपके बैग्स अंदर रखवा लिए जाते हैं, किसी किसी सेंटर पे वो आपको बैग बाहर दे देते हैं, तो उसमें आपका जो भी खाने पीने का सामान है, आपके रिवीजन का चीज़ है, आप वो कर सकते हैं। बट बी प्रिपेयर्ड, एट सम ऑफ द सेंटर्स यू विल फाइंड कि आपको वो बैग्स वापस नहीं देंगे। अब होता है बच्चे वहाँ पे उनसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनके हाथ में कुछ होता नहीं है जो वहाँ पे पर्सोनल्स पोस्टेड होते हैं। सो ट्राई नॉट टू इंगेज इन एनी डिबेट। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम्बली बहुत अच्छे से उनको कि सर इसके अंदर हमारा खाना है, बुक्स है, हमें रिवाइज करना है, प्लीज हेल्प अस आउट। प्रोबेबली दे विल, बट इफ दे डू नॉट, भगवान का नाम लो, शांति रखो, ठीक है। सो कीप काम, बी रिलैक्स्ड एंड स्टे पॉजिटिव। अब क्या होगा जब एग्जाम पास आता है तो बहुत सारे बच्चों को ये लगने लगता है, और स्पेसिफिकली अगर आप बहुत सिंसियर हैं, आपने बहुत हार्डवर्क किया है कि यार इतना सारा पढ़ा है, हम रिटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एग्जाम में सब कुछ रिकॉल हो जाएगा ना, ये सारे कंसर्न आपके मन में रहते हैं। कुछ लोग अब सोचेंगे कि एग्जाम नहीं देने चाहते, अगले साल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम देने जाऊंगा या जाऊंगी। मेरा बस आपको एक ही सजेशन है, इस टाइम पर अब अपना जो डिसीजन है उसे चेंज मत कीजिए। आपने अगर पिछले 1 साल में बहुत अच्छे से मेहनत करी है, सिंसियरली करी है, बी पॉजिटिव। द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स, योर वेल विशर्स आर विद यू, द ब्लेसिंग्स ऑफ द ऑलमाइटी आर विद यू। भगवान सबका भला चाहते हैं, है ना। तो से आई विल डू माई बेस्ट, आई एम इन माई बेस्ट फॉर्म एंड येस आई विल क्वालिफाई दिस एग्जाम फॉर सर्टेन। मुझे सब याद आ जाएगा, सामने जब क्वेश्चन होगा तो इतना सारा जो पढ़ा हुआ है मेरे ब्रेन में सब स्टोर्ड है
एंड मैं उसको इफेक्टिवली यूज करूंगा एंड करूंगी. सो सेल्फ रीएश्योरेंस, सेइंग पॉजिटिव थिंग्स ऑन योर ओन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस टाइम पे किसी भी उस दोस्त से बात मत कीजिए जो आपको टेंशन में डाल सकता है, जो आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को बढ़ा सकता है. सो कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स. एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट आपको बताई है और जो कंसर्न्स आपको बताए हैं उन सबको ध्यान में रखिए. बी प्रिपेयर्ड, बी काम. नाउ द लास्ट थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज स्मार्ट वे ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर. जैसे ही आपको एग्जाम हॉल के अंदर पेपर मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे A, B, C, D सेट्स हैं, राइट. अब क्या होगा, मान लीजिए आपका जो सेट है वो A सेट है और उसके स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो बहुत टफ आ गए, तो आप जो हैं वो पसीना पसीना हो जाते हैं वहां पर, एंड आप स्ट्रेस के अंदर जो बाकी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको भी गलत कर देते हैं आते हुए भी. मेरी आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस तरीके के इंसान हैं तो आप स्टार्टिंग से छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, बैक साइड से करना शुरू कर दीजिए. या फिर अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, सबके लिए वही 100 क्वेश्चंस हैं. अगर मैं जीएस पेपर की बात कर रही हूँ, सीसेट में भी सेम ही होते हैं, नो डाउट. सो सबके लिए जीएस के पेपर में वही 100 क्वेश्चंस हैं, केवल उनको रीशफल कर दिया गया है डिफरेंट सेट्स के अंदर. तो क्वेश्चंस वही मिलने हैं, सेम डिफिकल्टी लेवल मिलना है, किसी को पहले मिलेगा, किसी को बाद में मिलेगा. इसीलिए अगर आपको एट अ स्ट्रेच कुछ 5 क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, जस्ट चिल, ओके, एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं तो स्पोर्ट्स में आई डोंट हैव मच इंटरेस्ट. स्पोर्ट्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे, आई थिंक 5 or 6 क्वेश्चंस वर देयर ऑन 1 पेज, मतलब दीज 2 पेजेस, है ना. मैंने सबको क्रॉस किया था एंड आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको भी यही करना है. अगर पेपर मिलते से ही आपको लगता है थोड़ा टफ लग रहा है, आप पीछे से स्टार्ट कर दीजिए, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं आप मैनेज कर लोगे, सो जस्ट क्रॉस दोज क्वेश्चंस. हमें 100 out of 100 क्वेश्चंस करने भी नहीं है ना. सो रिमेंबर द टेस्ट पेपर एंड द क्वेश्चंस आर सेम फॉर एवरीवन एंड स्टे रिलैक्स्ड, ताकि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो आपके पढ़े हुए टॉपिक्स में से हैं, आप वहां पे कोई मिस्टेक ना करें, उनको एक्यूरेटली करके आए. सेकेंड थिंग इज पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए. अगर मैं जीएस पेपर की बात करूं तो मैं क्या करती थी, मैं वो आपके साथ में साझा कर लेती हूँ, वो आपके साथ में डिस्कस कर लेती हूँ. एंड मैंने देखा है बहुत सारे टॉपर्स भी इसको सजेस्ट करते हैं, ओके, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इसको सजेस्ट करते हैं. आपको क्या करना है, आपको अपने पेपर को एटलीस्ट थ्राइस पढ़ना है. इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपके पास में 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे होते हैं. अगर इसमें से मैं 10 मिनट्स निकाल दूं, क्योंकि आपको वो फॉर्मेलिटीज भी करनी होती हैं, साइन करना है एंड, है ना, पर्टिकुलर्स जो है उसको फिल करना होता है, तो सी इवन इफ आई डिडक्ट 10 मिनट्स, यू आर लेफ्ट विथ 110 मिनट्स. अब इन 110 मिनट्स में हम पेपर को 3 बार करेंगे. कैसे करेंगे, तो देखिए आप क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले जब पेपर को गो थ्रू करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शंस जब पढ़ोगे तो आपको वो आते होंगे. पेपर का डिफिकल्टी लेवल देखते हुए अगर मैं बातचीत करूं तो रीसेंट ईयर्स के हिसाब से 30 से 35 क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे जो जिसने भी सिंसियरली प्रिपेयर किया पिछले 1 साल के अंदर वो कर पाएगा. तो आप क्या करेंगे, ये 30 से 35 क्वेश्चंस जो हैं इनको आप फर्स्ट गो में करेंगे. बट पेपर कैसे करना होता है, जैसे आप पेपर फ्लिप करना शुरू करोगे, कुछ क्वेश्चंस आपको आते होंगे, जस्ट put this much large tick on that question. And जब आप फर्स्ट गो में जा रहे होंगे पेपर के थ्रू, तो आप एक और चीज देखेंगे. आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो हाउ मेनी हो, चाहे विच ऑफ द 2 और विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो. आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे आप 50-50 वाली सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, मतलब 50% ऑप्शंस जो है उनको आप एलिमिनेट कर देंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस. व्हाट आई सजेस्ट इज do not leave such questions in the exam. If you have successfully eliminated 2 options among the 4, there is a high probability that the number of questions that you will be attempting will give you a net positive score. तो 50-50 probability वाले जो क्वेश्चन हैं, आप इन क्वेश्चंस को भी कीजिए एंड
35 से 40 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे पेपर के अंदर और आपको उनको अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि अदरवाइज ऑल्सो यू आर फेलिंग द एग्जाम, है ना। सो जो 30 से 35 क्वेश्चन आपने फर्स्ट गो में किए हैं, उसके अलावा जो 50 वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको करना है एग्जाम के अंदर। देन देयर विल बी सम क्वेश्चंस जिनमें आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे, है ना, और कुछ 3 बचेंगे या जिनके बारे में आप क्लूलेस होंगे। जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है बहुत फैक्चुअल है, बिल्कुल आप क्लूलेस हैं, आप उन क्वेश्चंस को इस तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। सो फर्स्ट गो जो है ये आपका 80 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। नाउ 80 मिनट्स में आपने पेपर को एक बार देख लिया, जिन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से आते थे आपने वो टिक मार्क कर लिए और आप उनको OMR शीट में भी फिल कर देंगे। अब क्या होगा देखो मैं बताती हूँ। जैसे आपने अपना पेपर खोला और आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो अपनी OMR शीट में भर लिया। नाउ देयर विल बी सम 7th, 8th और सम 12th और 13th क्वेश्चन जो आपने 2 ऑप्शंस में आप अटके हो। तो जब आप OMR शीट को फिल कर रहे होंगे ना, जिन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से कर लिया है, तो आप क्या करेंगे, OMR शीट में ये जो 50-50% वाले हैं इनको भी तुरंत पढ़ते जाना और करते जाना। इससे क्या होगा कि आपका जो नेक्स्ट 10 मिनट्स हैं इसमें आप एक OMR शीट भी फिल कर रहे हैं और दूसरा आप जो 50-50 प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन थे आप उनको भी एक बार रिवाइज करते जा रहे हो, अपनी शीट में OMR शीट में आंसर्स को फिल करते जा रहे हैं। सो कितना मिनट्स हो गया, 90 मिनट्स हो गया। वी आर लेफ्ट विथ 20 मिनट्स। अब इसमें हमें क्या देखना है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव अटेम्प्टेड, हाउ मेनी क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। पहले होता था हम कहते थे कि 90-95 क्वेश्चंस करके आओगे तब सिलेक्शन होगा। सीइंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर नाउअडेज, और आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे आपको एक आइडिया लग जाएगा। व्हाट यू नीड टू डू इज, आप केवल 75-80 के करीबन भी क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। आपको अपने एक्यूरेसी लेवल के बारे में पता होगा, आपने मॉक्स दिए होंगे, आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को किया होगा, ये मैं मान के चल रही हूँ। तो इवन इफ विद अ गुड एक्यूरेसी यू आर डूइंग 75 to 80 क्वेश्चंस, आपका हो जाएगा। मान लीजिए आपने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट गो में करे आपको अच्छे से आते थे, या जिनमें आपको 50-50 कंफ्यूजन था, वो करने के बाद में भी अगर आप 70 के मार्क के आसपास भी नहीं पहुंच रहे हो, यू विल हैव टू टेक द रिस्क, राइट। सो थोड़ी रिस्क बनती है पेपर के अंदर, कैलकुलेटेड रिस्क, वो आप लीजिएगा बिल्कुल। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जितना भी बेसिक आपने पढ़ा है वो अब जो अपना लॉजिक है ना, कॉमन सेंस है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बेसिस पे ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। सो फर्स्ट गो में आपने जिन जिन क्वेश्चंस को आता था उनको अच्छे से टिक कर लिया। सेकंड गो में जब हम इन क्वेश्चंस को फिल कर रहे हैं तो जो 50-50 वाली प्रोबेबिलिटी थी उन क्वेश्चंस को भी हमने फिल किया। एंड थर्ड में जब हम पेपर को ग्लेंस कर रहे होंगे लास्ट 15 या 20 मिनट्स के अंदर, तो हम देखेंगे कि यार 3 ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रहा है, बट कुछ पढ़ा जो था उसके बेसिस पे ये लग रहा है ना। तो एक जो हम कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल गेस, वो आप कर सकते हैं एंड आपको करना पड़ेगा। अगर आपने एग्जाम दिया तो आपको ये पता भी होगा, बट कोशिश ये रहनी चाहिए नेगेटिव मार्क्स जो है उनको आप मिनिमाइज करें एंड ओवरऑल पॉजिटिव स्कोर जो है वो आप लें। तीसरा है डू नॉट ओवर थिंक। क्या होता है, मान लीजिए आप गए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, आपको जीएस पेपर 1 मिला, आपने सारे पर्टिकुलर्स को अच्छे से फिल किया, आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आपका सीरीज होता है उसको अपनी OMR शीट में फिल कर दिया एंड यू स्टार्ट डूइंग द पेपर। मान लो पेपर हो गया आपका, आपने सबमिट कर दिया, 11:30 बजे 11:30 पे आप बाहर निकले। आप जब बाहर निकलोगे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे पेपर 1 के। What I suggest is do not discuss anything with anyone, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आपने सिली मिस्टेक की वजह से गलत किया होगा, हो सकता है वो आपका दिमाग खराब कर दे थोड़ा सा, है ना, आपको स्ट्रेस में डाल दे और आपका पेपर 2 भी खराब हो जाए। सो ट्राई दैट यू डू नॉट इंटरेक्ट टू मच विद एनीवन। अगर आपसे कोई पूछता है पेपर कैसे हुआ तो बोल दीजिएगा ठीक हो गया, बस राम राम। ज्यादा डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही खुद आप अपने आप से भी अपने पेपर 1 के बारे में ज्यादा सोचें उसके होने के बाद। क्योंकि क्या होता है, कुछ बच्चे पेपर 1 देने के बाद में वहां पे ही सोचने लग जाते हैं यार मेरा तो ये पेपर ही खत्म हो गया तो मैं सीसेट का पेपर क्यों अटेम्प्ट करूं, और वो एग्जाम हॉल से चले जाते हैं। फिर पता चलता है कि ठीक ही था GS1 तो सीसेट फालतू में छोड़ के आ गए। सो उस टाइम पे ना
कुछ भी डिसाइड मत कीजिए। आप एग्जाम देने जा चुके हैं, आपने पेपर 1 दे दिया है, आप पेपर 2 भी दे के आइए, क्या फर्क पड़ जाएगा? ना देने से तो अच्छा है पेपर दे के आइए। सेकेंडली, तो आप क्या करेंगे, ब्रेक के अंदर आप किसी से ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप ओवरथिंक नहीं करेंगे, आप सीसेट का पेपर जरूर अटेम्प्ट करेंगे, और साथ ही साथ में कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। अगर आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स या कोई दोस्त आपके साथ जा रहा है तो ऑब्वियसली आप उनके साथ में बैठ सकते हैं, पानी वानी पी सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं और अपने फॉर्मूलेज वगैरह को या शॉर्टकट्स को रिवाइज कर सकते हैं। नहीं कुछ करना, कोई बात नहीं है, शांति से बैठिए, ज्यादा नहीं सोचना है। पेपर 2 जब आप देने जाओगे, कई बार क्या होता है कि सीसेट के जो पैसेजेस होते हैं उनके अंदर आप देखोगे पेपर 1 में जो क्वेश्चंस आए थे वही थीम डिस्कस्ड होता है पैसेजेस में, और पैसेज करते वक्त हम पेपर 1 के बारे में सोचने लगते हैं। एंड आपको पता है सीसेट का पेपर बहुत लेंदी होता है ना, इट इज वेरी लेंदी एंड इट इज वेरी टाइम टेकिंग, इसीलिए हम कुछ नहीं सोचेंगे। पेपर 2 मतलब पेपर 2 बी फोकस्ड। नाउ सीसेट, अब सीसेट को लेकर के ना, क्योंकि जिस लेवल से सीसेट आ रहा है ना, जिस लेवल का सीसेट आ रहा है, जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं सीसेट के पेपर में, एक फियर हम लोगों में से कई के माइंड में बैठ गया है। मैं आपको बस इतना कहूंगी, डू नॉट फियर एनीथिंग, बी कॉन्फिडेंट, चाहे कुछ भी हो। ये जो एक होप होता है ना, पॉजिटिव रीएश्योरेंस होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बट ये काफी हेल्पफुल रहता है। तो आप ना, जैसे कि सीसेट है, इसका फियर अपने घर रख के जाइएगा उस दिन। दूसरी चीज, आप जो है सीसेट को, आपको पता है ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसको क्वालिफाइंग पेपर की तरह ही लीजिए। आपको 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट माई ओन स्ट्रेटेजी, आई यूज टू अटेम्प्ट ओनली अराउंड 45 to 47 क्वेश्चंस, बट मैंने मॉक दिए होते थे, मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए होते थे, तो मुझे अपना एक एक्यूरेसी लेवल पता होता था। सो डिसेंटली सीसेट हर बार अच्छे से क्वालिफाई हुआ, 2015 में भी हुआ, 2021 के अंदर भी हुआ, है ना। तो यही बात है कि आप 45 से 47 क्वेश्चंस भी अगर कर रहे हो ना विद अ गुड एक्यूरेसी, इट विल पे ऑफ। आप आराम से सीसेट क्वालिफाई कर लोगे। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। पैसेजेस जब पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन की जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है उसे बहुत अच्छे से पढ़ो एंड उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में भी अगर आपको आंसर टिक करते वक्त क्वेश्चंस का लग रहा है कि डाउटफुल है, डू नॉट अटेम्प्ट, कोई बात नहीं है। एक पैसेज पे अगर 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हम उसमें से 2 करेंगे, 1 करेंगे, लेकिन हम गलत नहीं करेंगे। कोशिश ये रहनी चाहिए, नेगेटिव को अवॉइड करना है। डू नॉट मैरी एनी क्वेश्चन इन द सीसेट। वहां पे कोई आपको ये नहीं देखने आ रहा है कि आपने कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है या कितना इजीली किया है, बस एग्जाम क्वालिफाई करना है। सो सीसेट इज अ क्वालिफाइंग पेपर। आपको 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने हैं, 67 मार्क्स आपको स्कोर करने होते हैं। आप 45 के आसपास भी ऑन एन एवरेज अगर गुड एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस करके आते हो, आप सीसेट इजीली सेल कर लोगे। एंड योर फोकस शुड बी एक्यूरेसी, है ना, योर फोकस शुड बी एक्यूरेसी ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर अटेम्प्टिंग। उसके बाद में यस, यू आर द बेस्ट, आप बहुत अच्छा करके आएंगे, हमें बहुत उम्मीद है आपसे। एंड आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, एकदम रिजल्ट जो है उस पर अब आपको फोकस नहीं करना है। रिजल्ट जो है उसे आप भगवान भरोसे छोड़ सकते हैं, मैं तो यही कहूंगी आपको। आप बस अपना बेस्ट दीजिए। आपने जो भी एफर्ट लगाया है, जो भी हार्डवर्क जो है आपने पुट इन किया है, उसका रिजल्ट लेने का दिन आ गया है। हम रिजल्ट पे फोकस नहीं करेंगे, हम जो मेहनत करते आए हैं हम उसी के हिसाब से अपना पेपर सॉल्व करके आएंगे। पेपर को पेपर की तरह लीजिए, बिल्कुल भी आपको एंग्शियस या स्ट्रेस्ड आउट फील करने की जरूरत नहीं है। आपकी और कोई भी क्वेरी है एग्जाम डे को लेकर के, आप कॉमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल ट्राई टू पर्सनली आंसर दैट फॉर श्योर। ऑन दैट नोट, ऑल द बेस्ट एंड यस, यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। मिलते हैं मेंस के क्रैश कोर्स के अंदर। सो स्लीपी का मेंस का जो क्रैश कोर्स है वो शुरू हो रहा है जुलाई से। आई विल बी टेकिंग योर हिस्ट्री मेंस क्रैश कोर्स। बहुत ही नॉमिनल रेट पे आपको ये क्रैश कोर्स मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स का, केवल 7,500 रुपीज में। डिटेल्स के लिए एग्जाम के बाद में आप ये जो नंबर है हमारा टोल फ्री या हमारा जो जीमेल आईडी दिया हुआ है यहाँ पे स्लाइड पे, आप इस पे
हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।